रांची जिले में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। जिला प्रशासन ने मार्च माह की सम्मान राशि का सफलतापूर्वक वितरण करते हुए कुल 3,89,296 महिला लाभुकों के बैंक खातों में 2,500 रुपये प्रति लाभुक की दर से 97,32,40,000 रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए हैं। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल तरीके से की गई, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो गई। जिला प्रशासन ने समयबद्ध तरीके से भुगतान कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण पेश किया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि सभी पात्र लाभुकों तक समय पर लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर के जरिए शिकायतों का त्वरित समाधान भी किया जा रहा है। रांची जिले में सर्वजन पेंशन योजना के तहत मार्च 2026 तक की पेंशन राशि लाभुकों के खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा कुल 2,52,330 लाभुकों को 43,58,38,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे गए हैं। इसमें सबसे अधिक लाभ मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 1.83 लाख से अधिक लाभुकों को मिला है, जिन्हें 2 माह की पेंशन एक साथ दी गई। इसके अलावा दिव्यांग, निराश्रित महिला, HIV/AIDS पीड़ित और अन्य श्रेणियों के लाभुकों को भी योजना का लाभ मिला है। प्रशासन ने आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन अनिवार्य बताते हुए सभी लाभुकों से प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि भविष्य में भुगतान बाधित न हो। देवघर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो पीएम किसान योजना और फर्जी लोन के नाम पर लोगों को ठगते थे। आरोपी फर्जी लिंक भेजकर लोगों से बैंकिंग जानकारी हासिल करते थे और यूपीआई के माध्यम से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। साइबर डीएसपी ने बताया कि आरोपी खुद को फाइनेंस अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेते थे। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में देवघर में 50 से अधिक साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के अपराध लगातार सामने आ रहे हैं। रामगढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात राहुल दुबे गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और एक बड़ी आपराधिक साजिश को विफल कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, कार, लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर फायरिंग की घटना में शामिल होने की बात कबूल की है और दोबारा हमला करने की योजना का भी खुलासा किया है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि ये गैंग लेवी वसूली और रंगदारी के लिए सक्रिय था। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर आरोपियों को दबोचा। कोडरमा जिले के NH20 पर नोवा माइल के पास 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में चालक और उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ढलान वाले इलाके में ओवरटेक के दौरान प्लाई लदे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो आगे चल रहे कोयला लदे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ट्रक पलट गया और दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये क्षेत्र पहले से ही हादसों के लिए संवेदनशील माना जाता है, जिससे स्थानीय लोग प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में देर रात हुए सिलेंडर ब्लास्ट ने इलाके में हड़कंप मचा दिया, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और फरार घायलों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में गैस सिलेंडर से जुड़ी लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के चाय बागानों में रहने वाले आदिवासी समाज को लेकर बड़ा बयान देते हुए इसे ऐतिहासिक अन्याय बताया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय बसाए गए इस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दिया, लेकिन आज तक उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर बताते हुए न्याय, सम्मान और पहचान से जुड़ा सवाल बताया। उन्होंने कहा कि जब तक इस समाज को उनका अधिकार नहीं मिलता, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा।
आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र में पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बस से 22.30 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। संदेह के आधार पर रोकी गई बस की तलाशी में ये खेप मिली, जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये गांजा कहां से लाया गया और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सिमडेगा पुलिस ने गौ तस्करी के एक बड़े मामले में फरार आरोपी को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी संजय सिंधिया पहले से ही कई मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई केस दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर विशेष टीम बनाकर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि वो तस्करों की मदद कर उनसे पैसे लेता था। लोहरदगा जिले में बॉक्साइट लदे हाईवा वाहनों के संचालन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन का उपयोग बिना मुआवजे के किया जा रहा है और कंपनियां सड़कों का इस्तेमाल अपने व्यावसायिक लाभ के लिए कर रही हैं। विरोध स्वरूप कई जगहों पर सड़क जाम कर ट्रकों को रोका गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उचित मुआवजा और सहमति नहीं मिलेगी, आंदोलन जारी रहेगा। रांची में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच से 7 कुख्यात नक्सलियों की विस्तृत जानकारी मांगी है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। इन नक्सलियों में 4 महिला उग्रवादी और 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है। जिन नामों की जानकारी मांगी गई है उनमें रीता उर्फ मानस, रजनी, सुनीता, विनीता, अनमोलदा, सोहन पुनेम और संदीप उर्फ हिड़मा शामिल हैं। जानकारी के अनुसार महिला नक्सली सारंडा क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक बड़े नक्सली नेता के दस्ते के साथ काम कर रही हैं। वहीं अन्य नक्सलियों की गतिविधियां झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में बताई जा रही हैं। एनआईए ने इनके खिलाफ दर्ज मामलों, वर्तमान गतिविधियों और नेटवर्क से जुड़ी हर जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि एजेंसी इनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन या डोजियर तैयार कर रही है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित कपाल घाट में जहरीली गैस रिसाव की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी, जिसमें सीआईएसएफ के जवान, एक अधिकारी और बीसीसीएल कर्मियों समेत 5 लोग इसकी चपेट में आ गए। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के पीछे बंद पड़े प्लांट में हुए सिलेंडर ब्लास्ट का कनेक्शन सामने आ रहा है, जहां चोरी के इरादे से घुसे युवकों द्वारा कटिंग के दौरान विस्फोट हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि पाइपलाइन में जमा मीथेन गैस के कारण ये रिसाव हुआ। इस हादसे में 3 युवकों की मौत भी हो चुकी है। पुलिस और बीसीसीएल की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को जोड़कर कारणों का पता लगाया जा रहा है। गिरिडीह जिले में माइनर वर्षीय के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले आरोपी नकुल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ताड़ी बेचने के दौरान पीड़िता के गांव आता जाता था और उसी दौरान उसने कई बार इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। पीड़िता को धमकी देकर चुप रखा गया, लेकिन जब मां को संदेह हुआ तो मामला सामने आया। शुरू में कुछ लोगों ने पंचायत स्तर पर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के संज्ञान में आते ही कार्रवाई तेज हुई। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। रांची के ओरमांझी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान एक बिरयानी दुकान से कई व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल अवैध रिफिलिंग में किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि सिलेंडर एक बिचौलिए के जरिए सप्लाई होते थे और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। आरोपी के घर से भी रिफिलिंग उपकरण और गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैजनाथ सिंह को अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान जब बुजुर्ग ने विरोध किया तो अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद हुआ है और मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में 4 अपराधियों के शामिल होने की बात सामने आई है। लातेहार जिले के गमहरिया डैम में नहाने के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। मृतकों की पहचान विशाल परहैया और मनोज परहैया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक युवक गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने के प्रयास में दूसरा युवक भी डूब गया। स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों युवक अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, जिससे परिवार पर संकट गहरा गया है। रांची के कोकर स्थित एक स्टील दुकान में देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दुकान बंद होने के बाद आग लगी, जिसकी जानकारी राहगीरों ने दी। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग की वजह से दुकान में रखा फर्नीचर, कागजात और अन्य सामान जलकर राख हो गया। धनबाद में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और 6 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई है। समीक्षा बैठक में सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, रनिंग ट्रैक और अभ्यर्थियों की पहचान जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बार दौड़ में चिप सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। परीक्षा बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी और प्रशासन ने सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लातेहार जिले में कोयला लदे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। हादसे के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। घटना के बाद इलाके में यातायात बाधित हो गया है और कोयला परिवहन भी प्रभावित हुआ है। गढ़वा जिले में प्रशासन ने अवैध बूचड़खाने पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें भारी मात्रा में पशुओं की खाल और प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। मौके पर ही मांस और खाल को नष्ट कर दिया गया और बूचड़खाने को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान संचालक फरार मिला, जिसकी तलाश जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण मामलों में केवल अखबार में विज्ञापन देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विभाग की जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्मचारियों को सीधे तौर पर सूचना दे। ये मामला कर्मचारी विक्रम मंडल से जुड़ा था, जिन्हें समय पर पदोन्नति नहीं मिली थी। विभाग ने तर्क दिया कि सूचना अखबार में प्रकाशित की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच भरोसे और संवाद का संबंध होता है, इसलिए विभाग को अपने रिकॉर्ड के आधार पर कर्मचारियों तक सूचना पहुंचानी चाहिए। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए कहा कि आंतरिक कर्मचारियों को व्यक्तिगत या आधिकारिक माध्यम से जानकारी देना अनिवार्य है। इस फैसले को कर्मचारी अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे तेजस्वी यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्होंने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने और संगठन विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहां पार्टी मजबूत होगी वहां चुनाव लड़ा जाएगा और झारखंड में संगठन को और सशक्त बनाने के लिए हर जिले में सक्रिय टीम बनाई जाएगी। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से रोजाना कम से कम 1 घंटा पार्टी के लिए देने की अपील की। उन्होंने पिछले चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि सीमित सीटों पर लड़कर भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया और जल जंगल जमीन के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने की बात कही। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में अमित मंडल ने राज्य सरकार पर अवैध बालू खनन और बढ़ते सड़क हादसों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन 12 से 14 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले वर्षों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जो कोरोना काल से भी ज्यादा भयावह स्थिति दर्शाता है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि अवैध खनन को रोकने में पूरी तरह विफल रही है और माइनिंग माफिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।
साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के पुराने वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबों को मुफ्त बालू देने का वादा जमीन पर नजर नहीं आता। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ट्रैक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए तैयार है, वहीं ट्रेनें अब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चल रही हैं और कई घंटे की देरी आम बात हो गई है। टाटानगर के आसपास आउटर सिग्नल पर ट्रेनों को घंटों रोके जाने से यात्री खासे नाराज हैं। यात्रियों का आरोप है कि मालगाड़ियों को प्राथमिकता देने के कारण यात्री ट्रेनों की अनदेखी की जा रही है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है और विधायक सरयू राय ने विरोध में धरने का ऐलान किया है। रेलवे अधिकारियों ने सुधार का आश्वासन दिया है, लेकिन यात्रियों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। सरायकेला खरसावा जिले के चांडल क्षेत्र में NH 32 पर लगा भीषण जाम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है, जहां पिछले 5 दिनों से करीब 8 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लगी हुई है। ट्रक और यात्री वाहन घंटों तक फंसे रहने के कारण चालकों को 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस दौरान पानी और भोजन की भारी समस्या उत्पन्न हो रही है और कई लोग सड़क किनारे ही खाना बनाने को मजबूर हैं। सबसे गंभीर स्थिति तब होती है जब एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिटकी रेलवे गेट का बार-बार बंद होना और अधूरा ओवरब्रिज निर्माण इस समस्या का मुख्य कारण है।